नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 3 लेके मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है आज कि जनरेटर में डमी कोयल किस लिए प्रदान किए जाते हैं। जनरेटर में डमी कोयल्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका भंवरदार हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है फ्लक्स घनत्व में वृद्धि करने के लिए। ऑप्शन सी है वोल्टता के प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन डी है शक्ति गुणांक में सुधार के लिए। ऑप्शन ई है रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए। साथियों बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। भंवरदार हानि को कम करने के लिए हम कोर को लेमिनेट करते हैं, डमी कॉइल्स उसके लिए काम में नहीं लेते हैं। डमी कॉइल्स रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए हम काम में लेते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन ई आपका सही आंसर रहने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है। डीसी मोटर का प्रतिरोध आपको पूछा है, बताइए। लगभग 100 ओम्स। ऑप्शन बी है बहुत बड़ा। ऑप्शन सी है लगभग 1000 ओम्स। ऑप्शन डी है कम। और ऑप्शन ई है लोड पर निर्भर करता है। बताइए डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध होता है वो आमतौर पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी इसमें आपको पूछा है डीसी मोटर की गति नियंत्रण, स्पीड कंट्रोल हम किस डिवाइस से करते हैं। ऑप्शन ए है आपका थायरेट्रॉन। ऑप्शन बी है थायरिस्टर। ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी है थर्मिस्टर। और ऑप्शन आपका ई है डायोड। बताइए साथियों, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, डायोड का नहीं करते हैं। इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। डीसी मोटर की गति नियंत्रण के लिए हम थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं, ना कि ट्रांजिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉपकिंस का परीक्षण किस पर किया जाता है। यानी आप ये परीक्षण होता है एक प्रकार का हॉपकिंस, ये किस पर किया जाता है आपको पूछा है। ऑप्शन ए है पूर्ण भार। ऑप्शन बी है भाग भार। ऑप्शन सी है लो भार। ऑप्शन डी है आपका कम भार। और ऑप्शन ई है निर्धारित गति। इनमें से कौन सा आपका आंसर होने वाला है, बताइए। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हॉपकिंस का परीक्षण है वो पूर्ण भार पर किया जाता है, ना कि कम भार, लो भार इन पे नहीं किया जाता है। पूर्ण भार पर हॉपकिंस का परीक्षण है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है लेग। ऑप्शन बी है स्लिप। ऑप्शन सी है बैकलेस। ऑप्शन डी है रेगुलेशन। ऑप्शन ई है गति का अंतर। बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। सारे ये जो भी सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार। बस इनका पूछने का तरीका अलग हो जाता है, बाकी क्वेश्चन यही इसी प्रकार से पूछे जाते हैं ऐसे ही। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर को हम स्लिप कहते हैं। दोस्तों स्लिप की बात करें तो स्लिप का आपका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपको। स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। ये प्रतिशत स्लिप का फॉर्मूला है। NS इसमें तुल्यकालिक गति होती है, NR इसमें रोटर की गति होती है, और इसको हम जब तुल्यकालिक गति से भाग देके 100 से गुणा करते हैं तो हमारे पास प्रतिशत स्लिप आ जाती है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफॉर्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है। यानी ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण क्या चेक करने के लिए किया जाता है, क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन ए है आपका हिस्टैरिसीस आनी, ऑप्शन बी है एडी करंट आनी, ऑप्शन सी है कोर आनी, ऑप्शन डी है कॉपर आनी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मर पर हम ओपन सर्किट परीक्षण है वो कोर आनी ज्ञात करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं। ऑप्शन डी दे रखा है आपका कॉपर आनी के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, ना कि ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में चौक के रूप में कार्य करती है। यानी जो आपका फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें चौक का क्या कार्य होता है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन ए है आपका स्टार्टर, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर सुधारक उपकरण, ऑप्शन सी है तापन का स्रोत, और ऑप्शन डी है करंट सीमक उपकरण, और ऑप्शन ई है आपका लैंप के लिए सहायक। बताइए इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है। यानी फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में है वो चौक का क्या काम होता है, ये आपको पूछा है इसमें। तो इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक है वो धारा को कंट्रोल करने का काम करती है। हालांकि शुरुआत में ये उच्च वोल्टेज प्रदान करती है फ्लोरोसेंट लैंप को चालू करने के लिए, लेकिन बाद में ये करंट कंट्रोल डिवाइस की तरह कार्य करती है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होता है। यानी ट्रांसफॉर्मर में जो सिलिका जेल हम प्रयोग में करते हैं, पहले तो कमेंट में ये बताइए कि किस लिए प्रयोग में करते हैं सिलिका जेल हम। ड्राई सिलिका जेल का रंग पूछा है आपको। ऑप्शन ए आपका है लाल, ऑप्शन बी है आपका भूरा, ऑप्शन सी है नीला, ऑप्शन डी है पीला, और ऑप्शन ई है हरा। तो साथियों इसमें से आपका सही आंसर है, यानी ड्राई सिलिका जेल का रंग है वो आपका नीला होता है। इसमें क्या पूछने वाली बात है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और बात करें जब ये सिलिका जेल नमी को अवशोषित कर लेती है, या जब ये काम में लेने के लिए, उपयोग में लेने के लिए या अनुपयोगी बन जाती है, तब हम बताते हैं कि इसका कलर है वो हल्का गुलाबी या गुलाबी हो जाता है। ठीक है, हल्का गुलाबी। अगर आपका ऑप्शन में हल्का गुलाबी हो तो हल्का गुलाबी, वरना फिर गुलाबी। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, या तो ये आएगा और यह आपका 2 नंबर आएगा। ड्राई सिलिका जेल का नीला, और जब ये नमी को अवशोषित कर लेती है तो गुलाबी या हल्का गुलाबी। ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मर में हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं ताकि जब ट्रांसफॉर्मर में वायु प्रवेश करें तो वो वायु एकदम ड्राई प्रकार की हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए। नमी होगी तो ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो नमी को अवशोषित करने के लिए हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं जिसका कलर होता है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक SCR में संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। SCR पूछा है। SCR मतलब आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन ए है आपका गेट के द्वारा, ऑप्शन बी है एनोड के द्वारा, ऑप्शन सी है कैथोड के द्वारा, ऑप्शन डी है बाह्य प्रतिरोध द्वारा, और ऑप्शन ई है इन सभी के द्वारा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है गेट के द्वारा। यानी एक SCR को हम गेट के द्वारा ड्राइव कर सकते हैं। जब गेट पे हम पॉजिटिव प्लस देते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, और जब हम गेट पे नेगेटिव प्लस देते हैं तो ये रिवर्स बाय में कार्य करता है।
तो इसके संचालन के लिए हम गेट पर यानी गेट ट्रिगरिंग मेथड बोला जाता है इसको। गेट ट्रिगरिंग के द्वारा हम SCR को ड्राइव कर सकते हैं या इसको चालू कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फॉर्म फैक्टर AC का फॉर्म फैक्टर साथियों आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर का सूत्र आपको फॉर्मूला भी ध्यान में रहना चाहिए। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। ये आपका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है। और AC का फॉर्म फैक्टर आपको पता है क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका 0.85, ऑप्शन बी है 0.95, ऑप्शन सी है 1.11, ऑप्शन डी है 1.41 और ऑप्शन ई है आपका 1.5। तो AC में जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो साथियों ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका है सी। AC में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। और DC में बात करें तो DC में फॉर्म फैक्टर का नहीं, DC में हम बात करते हैं RMS वैल्यू की। तो DC में RMS वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है RMS वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री पे, ऑप्शन बी है 90 डिग्री पे, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री और ऑप्शन ई है आपका 270 डिग्री। यानी आपको पूछा है एक साइन वेव का अधिकतम मान कब होता है। जैसे साइन वेव आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी साइन वेव होती है। तो इसका अधिकतम मान कब होता है और कहाँ पे होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो अधिकतम मान है वो होता है इस बिंदु पे। ये जो टाइम लाइन से ये जो अधिकतम मान होता है ये आपका नेगेटिव में होता है और ये आपका पॉजिटिव में होता है। तो इसका अधिकतम मान है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसका आपका अधिकतम मान है वो इनमें से 90 डिग्री पे होता है। आपको धनात्मक का पूछा है तो यानी ऊपर की ओर यानी 90 डिग्री पे होता है। अगर आपको पूछता है ऋणात्मक अधिकतम मान कब होता है, तब आपका सही आंसर होता 270 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए जब हम कैपेसिटर काम में लेते हैं तो उसकी क्षमता है, उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए या उसको हम किस रेटिंग में व्यक्त करते हैं, ये आपको पूछा है साथियों। ऑप्शन ए है KVA में यानी किलो वोल्ट एम्पियर, ऑप्शन बी है किलो वाट, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर और ऑप्शन ई है आपका किलो वोल्ट। तो जब हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर को काम में लेते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको हम KVR में व्यक्त करते हैं। KVR की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये आपको ध्यान रखनी है, KVR की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्ज़ाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आपको पूछा है अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए इसमें किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ए वाट मीटर, बी है केल्विन ब्रिज, सी है विभव में गिरावट का सिद्धांत, डी है प्रतिरोधात्मक की गिरावट का सिद्धांत और ई है शेयरिंग ब्रिज। बताइए साथियों इसका आपका करेक्ट आंसर है क्या रहने वाला है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विभव में गिरावट का सिद्धांत है वो आपके अर्थ प्रतिरोध को
मापने के सिद्धांत में काम में लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 230 वोल्ट पर कार्यरत 100 वोल्ट लैंप के, साथियों ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्रतिरोध नहीं होगा, यहाँ पे आपको धारा पूछी है, यहाँ पे आपको धारा बतानी है, यानी आई का मान आपको पूछा है। प्रतिरोध ये गलत टाइपिंग हो गया थोड़ा। तो आई को आपको पता होना चाहिए, धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर पावर का ज्ञात करने का सूत्र होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहाँ से धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा आपका, पावर बटे वोल्ट। पावर कितनी देर की है आपकी 100 वाट, और वोल्ट कितना है 230 वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका 0.43 एम्पियर है, वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है, यानी हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका चरण विभव, ऑप्शन बी है स्पर्श विभव, ऑप्शन सी है एम्पियरेज, ऑप्शन डी है रिसव विभव, और ऑप्शन ई है इसमें आपका इनमें से कोई नहीं। हाथ से हाथ में जो प्रवाहित होने वाला करंट है, ये साथियों याद रखने वाला फैक्ट है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट, ये आपका सीधा क्वेश्चन है, आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पर्श विभव। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पर्श विभव है जो हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट कहलाता है। बात करें हम चरण विभव की, तो चरण विभव आपका होता है हाथ से पैर में प्रवाहित होने वाला करंट। हाथ से पैर में प्रवाहित होने वाला करंट है वो आपका चरण कहलाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सीढ़ी सबसे सुरक्षित है, यानी इनमें से कौन सी सीढ़ी है जिससे हम काम करेंगे तो एकदम सुरक्षा के साथ काम कर पाएंगे, एकदम सावधानी के साथ कार्य कर सकेंगे, उसमें कोई दुर्घटना होने का खतरा नहीं होगा। ऑप्शन ए है आपका लकड़ी की, ऑप्शन बी है फाइबर ग्लास की, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम की, ऑप्शन डी है स्टेप टूल की, और ऑप्शन ई है आपका लोहे की। किस टाइप की सीढ़ी हम काम में लेंगे बताइए साथियों। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फाइबर ग्लास की जो सीढ़ी होगी उसका प्रयोग हम विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय करेंगे तो हमें किसी भी बात का खतरा नहीं रहेगा। यानी फाइबर है जो कुचालक होता है, अगर कहीं किसी वायर वगैरह या धारा के कहीं संपर्क में आ जाए तो उसमें करंट भी नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालकत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकत्व किसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है ये आपको पूछा है इसमें। ऑप्शन ए है हेनरी, ऑप्शन बी है कूलम, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है इम्पीडेंस, और ऑप्शन ई है आपका फेरेड। इनमें से चालकत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं पूछा आपको, व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, यानी चालकत्व बराबर आपका जो 1/, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चालकत्व है वो आपका प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में 2-3 बार पूछा गया है तो इसका कन्फ्यूजन वाला आंसर रहता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आपको जब एग्ज़ाम में इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो आपको देखना ज़रूरी है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको क्या पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है या कंडक्टेंस पूछा है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आपको कंडक्टिविटी पूछा है
तो उसका आंसर है वो प्रतिरोध ना होकर विशिष्ट प्रतिरोध होगा, यानी प्रतिरोधकता होगा। और अगर इंग्लिश में आपको कंडक्टेंस दे रखा है, कंडक्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो कंडक्टेंस का जो व्युत्क्रमानुपाती है वो आपका प्रतिरोध होगा। हिंदी में कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों को चालकत्व ही कहा जाता है, इसलिए हिंदी में देख के आप कन्फ्यूजन न हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के बाद ही इसका आंसर करें साथियों। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टेयरकेस पॉइंट के साथ संचालित होता है। इन स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों की वायरिंग के लिए हम कौन से टाइप का स्विच काम में लेते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है 2 वन वे स्विच, 2 टू वे स्विच, 2 इंटरमीडिएट स्विच, 1 टू वे स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। सीढ़ियों की वायरिंग के लिए हम 2 टू वे स्विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की क्या इकाई है? ये तो एकदम ही बच्चों वाला सवाल है, इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है महो, ये महो नहीं महो है साथियों, करेक्शन कर लेना इसमें। ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है एम्पियर सेकेंड और ऑप्शन ई है आपका हेनरी। तो बताइए इसका आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, प्रतिरोध की इकाई है जो ओम होती है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसे हम ओम के साइन से प्रदर्शित करते हैं। ओम का साइन कुछ इस प्रकार होता है, आपको पता ही होगा। एम्पियर, एम्पियर भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं ये। एम्पियर, ओम, वोल्ट, ये तो एकदम ही बेसिक बातें हैं, ये आपको आईटी स्टूडेंट को तो पता होनी चाहिए। एम्पियर है जो आपकी धारा की इकाई होती है। और एम्पियर सेकेंड, बताइए एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई होती है? आपको पता है तो क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और टी का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो क्यू मतलब होता है आपका आवेश। आवेश की आपकी जो इकाई है वो होगी एम्पियर इंटू सेकेंड, ध्यान रहना चाहिए। और अब ये भी बता दीजिए साथ साथ हेनरी किसकी इकाई होती है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। हेनरी है जो आपकी होती है इंडक्टेंस की इकाई। इंडक्टेंस की इकाई है वो आपकी हेनरी होने वाली है। अब ये भी बता दीजिए इसको बाद बीच में क्यों छोड़े, एक ही तो बचा है ऑप्शन नंबर बी महो। महो है जो आपकी चालकता की इकाई होती है। चालकता की इकाई क्या होती है? महो। तो इस टाइप से पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हमें करना है, भले ही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भले ही हो। एक दिन में हम 20 की जगह 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, लेकिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होते हैं, तो इस टाइप से आपके 75 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भले ही हो, लेकिन पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होना चाहिए, आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी डीसी जनरेटर का आपको सिद्धांत पूछा है। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट का एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है फैराडे नियम का इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन बी है पारस्परिक इंडक्शन, ऑप्शन सी है लेंज का नियम, ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फैराडे नियम का सिद्धांत, और ऑप्शन ई है आपका सेल्फ इंडक्शन यानी स्वतः इंडक्शन। बताइए साथियों क्या होने वाला है इसमें आपका सही आंसर? फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस नियम ये तो नहीं होगा, आपको पता है, ये तो हम किस में पढ़ते हैं आपको पता ही होगा, बैटरी में पढ़ते हैं। ऑप्शन बी है आपका पारस्परिक इंडक्शन, ये भी नहीं होगा। पारस्परिक इंडक्शन मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, आपको इंग्लिश में बोला तो याद आ गया होगा।
ये किस में काम में लेते हैं? ट्रांसफॉर्मर में। और ऑप्शन सी है आपका लेंज का सिद्धांत। लेंज का सिद्धांत क्या होता है? -d∅/dt -N/d∅/dt। यानी ये जो माइनस का चिन्ह है वो क्या दर्शाता है? यानी धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। ये आपको ध्यान देनी चाहिए, बेसिक बातें हैं सारी। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। विद्युत चुंबकीय फैराडे के इंडक्शन के फैराडे नियम का सिद्धांत है जो हम डीसी जनरेटर में काम लेते हैं। और ऑप्शन ए आपका दे रखा है स्वतः इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्शन। ये हम डीसी जनरेटर में काम में नहीं लेते हैं। तो चलिए साथियों, ये आपके आज के 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ निरंतर अपनी तैयारी जारी रखने के लिए आप हैं जो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप कहीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े बिना या इनसे वंचित न रह जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।